हे गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अवर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल मेड पाथ विथ मी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IBA 2025 की केमिस्ट्री का पार्ट 2। आज हम केमिस्ट्री 2025 को सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फील करेंगे भाई। कैसे फील करेंगे? मैजिक के थ्रू फील करेंगे। कहाँ मिलेगा ये मैजिक? कैसे मिलेगा ये मैजिक? आपको ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ मिलेगा मेड पाथ विथ मी चैनल पर। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे एंड लाइक कर दे। IBA 2025 नहीं बल्कि जो भी MD के 2025 हुई उसमें केमिस्ट्री में टोटल 45 क्वेश्चंस थे। हमने पार्ट 2 पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें 1 to 22 क्वेश्चंस हमने फिल करवाए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 2 जिसमें हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं बल्कि फिल करेंगे 23 to 45 क्वेश्चंस। मतलब रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? मैजिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पर जो है 23। ये क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमर क्या है भाई, तभी तो आप निकाल पाएंगे कि इनमें से कौन सा स्टीरियो आइसोमर नहीं है। तो आ जाते हैं अपने ट्रिक्स पर। तो ट्रिक्स क्या कहती है? जो स्टीरियो आइसोमर है वो कुछ भी नहीं है भाई, वो जस्ट है जिसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो एंड डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो। इसके 3 एग्जाम्पल्स है हमारे बुक में। पहला क्या है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तीसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये सारे हैं स्टीरियो आइसोमर। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर वो क्या है? जिसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो जस्ट डिफरेंट बॉन्ड अरेंजमेंट हो भाई। स्टीरियो आइसोमर में क्या डिफरेंट है? 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या डिफरेंट है? बॉन्ड अरेंजमेंट डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमर के एग्जांपल्स क्या है? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर? ए कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। अरे भाई ये तो स्टीरियो आइसोमर है, हमने यहाँ पढ़ा है। दूसरा क्या है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अरे भाई ये भी स्टीरियो आइसोमर का टाइप है, हमने पढ़ दिया है। तीसरा क्या है? ऑप्शन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अरे भाई ये भी तो स्टीरियो आइसोमर है, तो बच्चा क्या? ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर अगर स्टीरियो आइसोमर नहीं है तो क्या है भाई? हमने ये पढ़ दिया है। ये मेटामरिज्म क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी राइट ऑप्शन आ गया। ये स्टीरियो आइसोमर नहीं है तो क्या है? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। गाइस अब हम आ जाते हैं अपने 24 क्वेश्चन पर। वो क्या कहता है? वो कहता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन मिथाइल क्लोराइड ड्यू टू sp3s ओवरलैपिंग। मतलब sp3s ओवरलैपिंग की वजह से जो मिथाइल क्लोराइड है, ये जो मिथाइल क्लोराइड उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? कैसे पता चलेंगे? ऐसे पता चलेगा भाई। आप पहले मिथाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर को ओपन कर दे। ये है मिथाइल क्लोराइड, इसमें है 3 कार्बन 1 क्लोराइड, बीच में लगा डाला कार्बन, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन है। तो 1 क्लोरीन लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो भाई जो आप पहले तो देख ले कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1s1। एंड क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, मतलब इसमें s ओवरलैपिंग है। एंड जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है एंड उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, मतलब इसमें p ओवरलैपिंग है। बस भाई अब कुछ भी नहीं करना। अब देख सकते हैं आप, कार्बन है, हाइड्रोजन है उसमें, एंड आपको पता है कि जो मिथाइल क्लोराइड में जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब आपको सब कुछ पता चल गया होगा भाई। ये है sp3 हाइब्रिडाइज। क्या है? sp3 जो मिथाइल क्लोराइड पर कार्बन है वो है sp3 हाइब्रिडाइज। एंड आपको मैंने यहाँ बताया कि जो हाइड्रोजन है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ जा रहा है, तो ये इसमें s ओवरलैपिंग है। तो ये लिख डालो s, इसमें भी लिख डालो s, इसमें भी लिख डालो s। एंड जो क्लोरीन है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन
पी में जा रहा है तो यहाँ लिख डालो पी। बस भाई सवाल सोल्व हो गया भाई। अब देख ले, जो कार्बन हाइड्रोजन एक बॉन्ड है उसमें है sp3s, कार्बन हाइड्रोजन दूसरा बॉन्ड है उसमें भी है sp3s, कार्बन हाइड्रोजन तीसरा बॉन्ड है भाई उसमें भी है sp3s, मतलब इसमें 3 sp3s हैं। ठीक है भाई। एंड ये देख ले भाई, ये क्या है sp3p, कार्बन क्लोरीन के बीच में, मतलब मिथाइल क्लोराइड में 3 sp3s ओवरलैपिंग है ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन, एक sp ओवरलैपिंग है ड्यू टू कार्बन क्लोरीन। हो सकता है कि इस साल आईबी ने पूछा है sp3s ओवरलैपिंग कितनी है मिथाइल क्लोराइड में, कितनी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। 3 है, कैसे 3 है ये देख लेना भाई। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मतलब इसमें 3 sp3s है। एंड sp3p कितने हो सकता है आईबीए 2026 में पूछ ले कि भाई मिथाइल क्लोराइड में sp3p कितने हैं, तो क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा फॉर sp3p इन मिथाइल क्लोराइड। बट सवाल में क्या पूछा है sp3s, sp3s में कितना है, ये हो गया 1 2 3, 3 हो गया, सो सी इज राइट आंसर फॉर 24 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि when pressure is 15.20 torr the density of oxygen will be। ये हम मैजिक के थ्रू सॉल्व करेंगे भाई। क्या है ये मैजिक, आज पढ़ेंगे मैजिक। मैजिक कहता है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, मैजिकल फॉर्मूला डेंसिटी का, वो है डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम डिवाइडेड बाय आर टी। यह है डेंसिटी का मैजिकल फॉर्मूला। पी क्या है, प्रेशर, एम क्या है, मोलर मास, आर क्या है, आर क्या है भाई, क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। आप सबको पता होगा कि जो प्रेशर का एसआई यूनिट है वो है 180 एम, एंड यहाँ पर जो गिवन है 15.20 टोर, ये एसआई यूनिट नहीं है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में। आप सबको पता है कि जो 180 एम है उसमें 760 टोर है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 280 एम में कितने हो जाएंगे, 1520 टोर हो जाएंगे। मतलब यहाँ जो 1520 टोर दिया है वो है इज इक्वल्स टू 280 एम। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया। अब लगाते हैं अपना मैजिकल फार्मूला। मैजिकल फार्मूला क्या कहता था, क्या कहता है भाई, ये है मैजिकल फार्मूला। ये कहता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम बाई आर टी। प्रेशर गिवन है हमें, क्या है 280 एम, यहाँ रख देंगे। एंड ऑक्सीजन गैस का मोलिकुलर मास क्या है भाई 32 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, यहाँ आर टी सेम टू सेम रख देंगे। 32 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 64 बाय आर टी। ये हमें हमारा आंसर मिल गया भाई। तो हमारा राइट आंसर हो गया 64 बाय आर टी, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। कुछ बच्चे सोचेंगे भाई ये मैजिकल फॉर्मूला तो है डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम बाई आर टी, ये आया कहाँ से भाई, ये यहाँ से आया है भाई, यहाँ से आया है। हमें पता है कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, इसमें जो मोल है वो क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास के लिए एम स्मॉल, मोलर मास के लिए कैपिटल एम। ठीक है, यहाँ पे मोल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा पी वी इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास आर टी। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो ये एम भाई भी बन गया डेंसिटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई P इज इक्वल्स टू डी आर टी बाई एम, एंड यहाँ से डेंसिटी निकालेंगे तो ये पी एम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर टी हो गया। ये डेरिवेशन है, किसकी डेरिवेशन है, मैजिकल फार्मूला की डेरिवेशन है, जो क्या कहता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम बाई आर टी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने ये कैसे फाइंड किया। ठीक है, पहले इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जो है एटीएम, देन बस जस्ट इसको मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे मैजिकल फार्मूला के थ्रू। अब आ जाती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26।
ये क्या कहता है 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्नट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अमाउंट ऑफ एक्सेस रीजन लेफ्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है भाई। जो चीज़ बची है वो हमें फाइंड करनी है। ये क्या कहता है मैग्नीशियम पहले पहले रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इक्वेशन बना ले मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड क्या मिल रहा है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मिल रहा है। इस इक्वेशन को बैलेंस करे भाई, 2 यहाँ लग गया, 2 यहाँ लग गया, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। हाँ भाई इक्वेशन तो बैलेंस हो गई भाई, ज़बरदस्त काम कर लिया आपने, तो हो गया टारा रारा। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ये वही इक्वेशन है जो आपने बनाई भाई, एंड आपको पता है मैग्नीशियम का जो मास है वो है 24, ऑक्सीजन गैस का जो मास है वो है 32, ठीक है। तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम का मास क्या है 24, यहाँ पे 2 मोल्स है तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 48, तो लिखेंगे यहाँ 48 ग्राम ये कर रहा है। ऑक्सीजन का क्या है 32 ग्राम के साथ, एंड हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आ जाते हैं सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सवाल तो कह रहा है 50 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। चलो ये भी लिख देते हैं 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सवाल कह रहा है, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन आपस में कैंसिल हो गया एंड टोटली कंज्यूम हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो गया टोटली कंज्यूम हो गया, तो टोटली कंज्यूम हो गया मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एंड जो बचा वो क्या हो गया मैग्नीशियम बचा वो क्या है एक्सेस रीजेंट है। क्या है भाई एक्सेस रीजेंट है। आपको पता होगा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन है वो क्या है, दोज रिएक्टेंट विच इज फुली कंज्यूम्ड। तो ऑक्सीजन फुली कंज्यूम हो गया तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट बन गया, एंड जो मैग्नीशियम है वो है एक्सेस रीजेंट। तो कितना एक्सेस अमाउंट बचा चलो देख लेते हैं भाई। ये देखे 48 हमने यूज कर लिया एंड हमारे पास टोटल था 50, तो क्या करना है भाई 50 माइनस 48 कर दे, कितना हो गया 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम हमें बच गया। बी इज द राइट आंसर। कैसे हमें पता चला 2 ग्राम बच गया, देखे भाई हमने 48 ग्राम टोटली यूज़ कर लिया एंड टोटल था 50 ग्राम, हमने दोनों को माइनस किया बचा 2 ग्राम, मतलब 48 ग्राम में से हमने 50 ग्राम में से हमने 48 ग्राम यूज़ कर लिया, तो कितना बचा भाई 2 बचा ना, 50 माइनस 48 2 ग्राम बचा, तो बी इज़ द राइट आंसर। टोटल हमारे पास था 50 ग्राम, हमने यूज़ कर लिया 48 ग्राम, तो 50 में से 48 यूज़ कर लिया तो 2 बचा, सो बी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 विच कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिल। आ जाते हैं अपने मैजिक वर्ड पर। मैजिक वर्ड क्या कहता है नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज, मतलब जितने अल्काइल ग्रुप कम होंगे उतनी इलेक्ट्रोफिलिक पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा ज़्यादा होगा जिसमें अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा कम होंगी, ठीक है। हमें दिख रहा है कि जो HCOO है इसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है। चलो अब इन सब के हम स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। पहला जो है HCOOH का स्ट्रक्चर होगा HC++OOH, यह है फॉर्मिक एसिड। दूसरा है HC++OH, यह है फॉर्मल्डिहाइड। अब तीसरा बनाते हैं CH3C++OCH3। अब लास्ट वन है CH3C++OOH। अब देखें भाई इसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, अल्काइल ग्रुप इसके पास कोई भी नहीं है, तो ये क्या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, नहीं भाई इसके पास OH ग्रुप तो है, तो ये OH ग्रुप तो डोनेट कर सकता है,
तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इतना नहीं है। पर आप ये देखें कि जो सेकंड वाला है इसके पास ना OH ग्रुप है ना अल्काइल ग्रुप है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। हमारा राइट आंसर हो गया बी। एंड जो सी वाला है उसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है भाई, 2 अल्काइल ग्रुप है, मतलब अल्काइल ग्रुप इंक्रीज तो इलेक्ट्रोफिलिक पावर डिक्रीज। इसके पास 1 अल्काइल ग्रुप है। तो हम इसका ऑर्डर कैसे बनाएंगे? यहाँ भी लिखा हुआ है कि HCHO फॉर्मल्डिहाइड के पास इलेक्ट्रोफिलिक पावर हाईएस्ट है, बिकॉज इसके पास जस्ट 2 हाइड्रोजन है जो कि डोनेट नहीं होंगे। एंड जो HC डबल बॉन्ड OH है इसके पास 1 हाइड्रोजन है, 1 OH है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक पावर मीडियम है। एंड इसके पास तो भाई 2 अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप इंक्रीज तो इलेक्ट्रोफिलिक पावर डिक्रीज। तो इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफिलिक पावर डिक्रीज हो जाएगी। इसके पास भी 1 अल्काइल ग्रुप है, 1 अल्काइल ग्रुप है, तो इसकी भी इलेक्ट्रोफिलिक पावर डिक्रीज हो जाएगी। अब हम ऑर्डर बनाएंगे। हमारा इसका तो राइट आंसर बी हो गया, बिकॉज इसमें ना हाइड्रोजन है भाई, इसके पास मतलब सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, ना OH ग्रुप है ना ही अल्काइल ग्रुप है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब हम इसका ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर कैसे बनाते हैं ये देख ले भाई। जो फॉर्मल्डिहाइड है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है, बिकॉज इसके पास ना OH ग्रुप है ना अल्काइल ग्रुप है, तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। ये सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये थर्ड नंबर पर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है। लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि हमने मैजिकल फॉर्मूला से पढ़ा था कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक पावर डिक्रीज। यहाँ पर भाई 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक पावर डिक्रीज, हैंस ये लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है। हो सकता है इस बार IBA ने पूछा है कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक, हो सकता है नेक्स्ट ईयर IBA पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक। तो आपको पता है भाई कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक पावर डिक्रीज। यहाँ पर हाईएस्ट अल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफिलिक पावर लीस्ट हो जाएगी। जस्ट आपको ये मैजिकल लाइन याद करनी है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक पावर इंक्रीज। एंड हमारा राइट आंसर हो गया बी। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द हीट ऑफ formation of carbon monoxide and CO2 are minus 26.4 kilocalories and 94.0 kilocalories respectively. The heat of combustion of carbon monoxide according to Hess's law. इसका भाई हम क्वेश्चन करेंगे मैजिक के थ्रू। कैसे करेंगे? मैजिक के थ्रू। क्या कहता है ये मैजिक? मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एक मैजिकल फॉर्मूला। ये है भाई, यह है मैजिकल फॉर्मूला। ये कहता है जो हीट ऑफ कंबशन है कार्बन मोनोक्साइड की, वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। कुछ भी नहीं भाई, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इज इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू अपने सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO क्या है भाई? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। हम पहले देखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये है भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। हम पहले ये लिखेंगे -94, उसके बाद माइनस की साइन माइनस। अब हम लिखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO है वो है -26.4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -94, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 26.4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा -67.6 किलो कैलोरीज। ये हमने क्या फाइंड की? हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO। अरे भाई यही तो सवाल में पूछ रहा था, हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी राइट आंसर हो गया। आपको जस्ट ये मैजिकल फॉर्मूला याद करना है एंड धूम मचानी है। IBA 2026 की केमिस्ट्री में धूम मचानी है इस मैजिक के थ्रू। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है 29 क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस वोलेटाइल। अब बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम एक एक याद कर ले कि कौन सा लेस वोलेटाइल है, कौन सा मोर वोलेटाइल है? नहीं भाई,
तो कैसे पता चले? मैजिक से। कहाँ मिलेगा ये मैजिक, कहाँ मिलेगा ये मैजिक? मेड पाथ विथ मी के साथ जुड़े रहिए, वहाँ मिलेगा ये आपको मैजिक। चलिए आ जाते हैं अपने सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस वोलेटाइल? अब ये देख ले मैजिक क्या कहता है। मैजिक मैजिक कहता है कि जो OH ग्रुप है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। OH ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोलेटाइल पावर थे। मतलब नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, एंड वोलेटाइल पावर के इन्वर्स है तो वोलेटाइल पावर डिक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या कहता है, पहले हम इन सब का स्ट्रक्चर बना देते हैं। पहले है ग्लाइसरोल, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक OH लगा डाला, दूसरा OH लगा डाला, तीसरा OH लगा डाला। ये है स्ट्रक्चर ग्लाइसरोल का। आपको दिख रहा होगा इसमें 3 OH ग्रुप से। अब हम बनाते हैं वाटर का, H2O, इसमें 2 OH ग्रुप से। अब हम बनाते हैं एसिटिक एसिड का, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसमें एक OH ग्रुप है। सॉरी। अब हम बनाते हैं डाई इथाइल ईथर का, C2H5O C2H5। ये है ईथर, एंड आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भाई कोई भी OH ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर 0 OH ग्रुप्स, यहाँ पर 0 OH ग्रुप। अब देखें भाई, मैंने बताया आपको कि नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज, वोलेटाइल पावर डिक्रीज। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा OH ग्रुप है, सबसे ज़्यादा OH ग्रुप है, तो इसकी वोलेटाइल पावर सबसे लेस होगी, इसकी वोलेटाइल पावर सबसे लेस होगी। यही तो सवाल पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल कौन सा होगा? जिसमें OH ग्रुप सबसे ज़्यादा होंगे। OH ग्रुप किस में सबसे ज़्यादा है? ग्लाइसरोल में। कितने हैं? 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए राइट आंसर हो गया। बट वेट भाई, हो सकता है IBA 2026 में पूछ ले कि वोलेटाइल पावर का ऑर्डर क्या है, तो वो आप कैसे निकालेंगे? अभी सिखाता हूँ भाई कैसे निकालेंगे। देख ले भाई, जो ग्लाइसरोल है उसमें 3 OH, वाटर में 2 OH, एसिटिक एसिड में 1 OH, एंड भाई डाइथाइल ईथर में तो कोई भी OH ग्रुप नहीं है। तो देख ले भाई, नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज, वोलेटाइल पावर इंक्रीज। तो ये है वोलेटाइल पावर ऑर्डर, सबसे ज़्यादा डाइथाइल ईथर का। डाइथाइल ईथर का सबसे ज़्यादा वोलेटाइल पावर क्यों है? बिकॉज इसका नंबर ऑफ OH ग्रुप 0 है, बिकॉज इसका OH ग्रुप क्या है? 0 है OH ग्रुप, एंड इसका 1 है, इसका 2 है, एंड इसका 3 है। एंड ग्लाइसरोल क्या है? लीस्ट वोलेटाइल है भाई। फिर से बताता हूँ भाई, ये ग्लाइसरोल लीस्ट वोलेटाइल क्यों है? बिकॉज इसमें OH ग्रुप सबसे ज़्यादा है, एंड वोलेटाइल पावर का ये ऑर्डर बन गया। हो सकता है IBA 2026 में ये ऑर्डर पूछ ले, तो आप ये भी बता सकते हैं कि वोलेटाइल पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा। बल्कि आप वोलेटाइल पावर क्या, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर बता सकते हैं, OH ग्रुप का भी ऑर्डर बता सकते हैं। आप भाई बहुत होशियार हो गए हो। कैसे होशियार हो गए हो? मेड पाथ विथ मी के साथ रहकर आप होशियार हो गए हो। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है 30। ये क्या कहता है? IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। चले अब इसको पहले ओपन करते हैं। हम पहले लिखेंगे CH3 कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देन लिखेंगे हम CH2 4 टाइम्स, एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2। देन हम लिखेंगे ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। देन हम लिखेंगे ये CH3 2 टाइम्स, एक टाइम CH3 लिख दिया, यहाँ पर अभी एक टाइम CH3 लिख दिया। चलिए अब आ जाते हैं इसके नेम पर। तो ये देखें, पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ये तो सबको पता है कि ये है लॉन्गेस्ट चेन। दिख रहा है भाई? हाँ भाई दिख रहा है। अब हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया 7, मतलब ये हेप 10 हो गया। 7 कार्बन है टोटल, मतलब ये हेप 10 है। ठीक है,
2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल हेप्टेन हो गया भाई। 2 पे मिथाइल है एंड टोटल 7 कार्बन है तो क्या हो गया 2 मिथाइल हेप्टेन। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई, ए राइट आंसर हो गया। अब आ जाते हैं अपने 31 क्वेश्चन पर। वो क्या कहता है, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। चले भाई अब इसको सोल्व करते हैं। पहले ये है C2H5, पहले हम ये लिखेंगे C2H5। चले भाई ऐसा करते हैं, इसको ओपन करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ये क्या है CH3 प्लस CH2 कितना हो गया C2H5 हो गया। अब हम इसको ओपन करके लिखते हैं। इसमें ये हो गया C2H5 क्या हो गया CH3 CH2, उसके बाद क्या है CH डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड C, उसके बाद क्या है C3H7 C3H7, इसको भी हम ओपन करके लिखेंगे। कैसे CH2 CH2 CH3, ये बराबर हो गया C3H7 के। तो ये लिख देते हैं, क्या हो गया CH2 CH2 CH3, ये क्या हो गया C3H7। अब हम लास्ट वाला लिखेंगे C2H5, ये लिखेंगे C2H5। अब हम नंबरिंग करते हैं। पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब हम नंबरिंग करेंगे। कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 4 पर इथाइल ग्रुप है। ये C2H5 इथाइल ग्रुप है। तो देख ले भाई, अभी ये तो गलत हो गया 1,2 डाई इथाइल 2 प्रोपाइल इथीन, ये तो गलत हो गया बिकॉज इसमें 4 पर इथाइल है, यहाँ पर 3 इथाइल है, ये भी गलत है। अब देख ले भाई, या तो हो सकता है 4 इथाइल C, यहाँ हो सकता है D पर 4 इथाइल। अब हम फर्दर इसको सोल्व करते हैं। इसमें टोटल 7 कार्बन है, मतलब हेप्ट हो गया। एंड आप देख सकते हैं 3 कार्बन पर डबल बॉन्ड है, मतलब हेप्ट 3 इन। एंड आपने यहाँ देख लिया था कि जो 4 पर इथाइल ग्रुप था, मतलब 4 इथाइल, तो कैसे बन गया नेम 4 इथाइल हेप्ट 3 इन, ये इसका नेम बन गया। क्या नेम बन गया 4 इथाइल हेप्ट 3 इन, मतलब सी इज अ राइट आंसर फॉर 31 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने 32 क्वेश्चन पर। वो क्या कहता है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में सिमिलर शेप है। कैसे पता चले, कुछ नहीं करना भाई, मैजिक है मैजिक। मैजिकल टेबल देख लो, क्या कहती है मैजिकल टेबल। मैजिकल टेबल देती पहले जो ए ऑप्शन है NH3AlC, देखते हैं भाई इनका शेप है, जो मॉलिक्यूलर शेप है वो डिफरेंट है या सिमिलर है। ये है NH3, ये है AlCl3। भाई इस पे जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है एल्यूमिनियम। आपको ये दिख रहा होगा कि जो NH3 का शेप है वो है ट्रायगोनल पैरामिडल, जो AlCl3 का शेप है वो है ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब इन दोनों का शेप सिमिलर नहीं है, मतलब ए गलत ऑप्शन है। अब आ जाते हैं बी पर। बी क्या कहता है BCl3NH3, ये है BCl3, ये है NH3। भाई जो BCl3 है उसका जो है ट्रायगोनल प्लेनर एंड NH3 का है ट्रायगोनल पैरामिडल, मतलब बी भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं सी पर। सी क्या कहता है, सी क्या कहता है कि जो AlCl3 एंड PaCl3, देखते हैं भाई कहाँ है AlCl3, दूसरा PCl3। AlCl3 का जो शेप है वो है ट्रायगोनल प्लेनर, PCl3 का जो शेप है वो है ट्रायगोनल पैरामिडल, मतलब ये भी गलत है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट ऑप्शन पर, होपफुली यही सही होगा। चले आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन पर। ये क्या है H2O का एंड SnCl2 का। अरे हाँ भाई H2O का भी बेंट शेप है एंड SnCl2 का भी जो टिन क्लोराइड है उसका भी बेंट शेप है, मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी राइट आंसर हो गया। सवाल में यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव सिमिलर शेप, एंड हमें यहाँ दिख रहा है कि जो H2O एंड SnCl2 का जो शेप है वो है सेम। क्या शेप है, बेंट।
तो इसका राइट आंसर डी हो गया। कुछ नहीं करना भाई, जस्ट आपको ये मैजिकल टेबल याद करनी है। एंड सून इंशाल्लाह ताला आपको इस चैनल पर फुली ये टेबल अंडरस्टैंड भी करवाऊंगा, हर एक टेबल आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसका मैं कंप्लीट लेक्चर भी अपलोड करूंगा सून अपने चैनल पर। क्या चैनल का नेम है भाई? मैड पाथ विथ मी। तो सब्सक्राइब कर ले, हम सून इस वीडियो पर ये कंप्लीट टेबल सोल्व भी कराएंगे, हर एक सब टेबल को। चलिए आ जाते हैं अपने 33 क्वेश्चन पर। ये क्या कहता है? वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी आर 1.20 एंड 4.0 रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर विल बी। भाई ये कैसे सोल्व करेंगे? काफ़ी लोग, इवन टॉपर्स, इस सवाल पर अटक गए थे IBA 2025 में कि भाई ये कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं करना भाई, आपको ये मैजिक्स के थ्रू सॉल्व करना है। क्या है ये मैजिक? आ जाते हैं अपने मैजिकल फार्मूला पर। ये जो मैजिकल फार्मूला है वो कहता है जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर है वो है 16x प्लस 3.5x²। जस्ट आपको ये फार्मूला याद करना है एंड दुनिया का जो भी सवाल हो आयनिक करेक्टर का आप इस मैजिकल फार्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। क्या है ये मैजिकल फार्मूला? परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इज इक्वल्स टू 16x प्लस 3.5x²। एंड x क्या है भाई? इसमें जो x है वो है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब आ जाते हैं, पहले हम x फाइंड करते हैं। 4 माइनस 1.2 करेंगे, हमें x मिल जाएगी a एंड b की। ठीक है, 4 माइनस 1.2 कितना हो गया? ये हो गया 2.8। कितना हो गया भाई? बताओ बताओ। हाँ भाई सही कहा, ये हो गया 2.8। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर है वो हम यहाँ से निकालेंगे। 16x में हमें मिल गया 2.8, तो हम यहाँ पुट करेंगे 2.8, फिर प्लस है तो प्लस 3.5 हम लिखेंगे। 3.5 देने x² मतलब 2.8 का होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि है 73%। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। आपको क्या करना है? जस्ट ये फॉर्मूला याद करना है। क्या है ये? मैजिकल फॉर्मूला। ये कहाँ मिलेगा आपको? मैड पाथ विथ मी पर मिलेगा आपको ये मैजिकल फॉर्मूला। क्या है ये मैजिकल फॉर्मूला? परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर का है, जो कहता है 16x प्लस 3.5x²। आ जाती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है 34। ये कहता है कि जो फिनोल डिफर्स फ्रॉम इथेनॉल बिकॉज इट इज़। आपको कुछ नहीं करना भाई, मैजिकल टेबल याद करनी है। ये मैजिकल टेबल फिनोल एंड इथेनॉल की, कि जो फिनोल की जो एसिडिटी है वो ज़्यादा है एंड इथेनॉल वीकर एसिड है एज कम्पेयर टू फिनोल। जो फिनोल है वो रिएक्ट करता है NaOH के साथ। फिनोल है जो रिएक्ट करता है NaOH के साथ, इथेनॉल रिएक्ट नहीं करता। एंड जो कंजुगेट बेस है, जो फिनोल है वो है रेजोनेंस स्टेबलाइज, जो इथेनॉल है वो नॉट स्टेबलाइज्ड है। एंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है दोनों में ही है, फिनोल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है फिनोल डिफर्स फ्रॉम इथेनॉल बिकॉज इट इज फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट टू इट्स एरोमेटिक रिंग। नहीं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, इसमें भी है। अब आ जाते हैं बी पर। बी कहता है कि फिनोल इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कंजुगेट बेस। हाँ भाई ये तो लिखा हुआ है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज फिनोल इज मोर स्टेबल देन इथेनॉल। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी, राइट आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने 35 क्वेश्चन पर। क्या कहता है 35 क्वेश्चन? What is the percentage yield when actual yield and theoretical yield are 2 gram and 4 gram respectively? मतलब इस क्वेश्चन में हमें जो एक्चुअल यील्ड है वो है 2 ग्राम एंड जो थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है वो है 4 ग्राम। एंड फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है परसेंटेज यील्ड। अब इसके लिए भी मैजिक है, ये है भाई मैजिकल फार्मूला। ये देख लें, ये है मैजिकल फार्मूला। मैजिकल फार्मूला क्या कहता है कि जो परसेंटेज यील्ड है वो है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये है मैजिकल फार्मूला। अब इस मैजिकल फार्मूला को अप्लाई करते हैं। ये देखे भाई, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू, पहले क्या लिखना है? एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या गिवन है भाई? ये है 2 ग्राम, तो हो गया 2 ग्राम डिवाइडेड बाय
थ्योरेटिकल यील्ड लिखना है। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया भाई। अब देख ले भाई, 2 वन द 2, 2 टू द 4 एंड ये ग्राम ग्राम में कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 100। ये देख ले भाई, अब 2 वन द 2, 2 फाइव द 10 एंड ये 0 हो गया, मतलब ये 50 हो गया। तो परसेंटेज यील्ड कितनी हो गई 50% हो गई भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी इज अ राइट आंसर। अब आ जाते हैं अपने 36 क्वेश्चन पर। 36 क्वेश्चन क्या कहता है, अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनल कार्बन इज, मतलब कौन इजिली न्यूक्लियोफिल पर अटैक करता है। इसमें भी आपको एक मैजिकल वर्ड याद करना है। क्या है ये मैजिकल वर्ड, ये है जो एसिड क्लोराइड आर न्यूक्लियोफाइल मैग्नेट, मतलब जो भी एसिड क्लोराइड है वो न्यूक्लियोफाइल मैग्नेट है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल के सामने आते हैं एसिड क्लोराइड चिपक जाते हैं, जैसे मैग्नेट चिपका देता है। तो एसिड क्लोराइड आर न्यूक्लियोफाइल मैग्नेट, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल सामने आ जाता है एसिड क्लोराइड चिपक जाता है, मतलब ये फास्ट रिएक्शन देता है, क्विक रिएक्शन देता है। एसिड क्लोराइड फास्ट रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा है। तो न्यूक्लियोफिल अटैक ऑन कार्बन कार्बन किस में सबसे ज़्यादा होता है, ए में सबसे ज़्यादा हो, क्या है, बिकॉज ए क्या है एसिड क्लोराइड है। आपको याद दिख रहा होगा ये एसिड क्लोराइड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी होगा बिकॉज एसिड क्लोराइड आर न्यूक्लियोफाइल मैग्नेट। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट पैरामैग्नेटिक। पहले पहले तो आपको पता तो होना चाहिए भाई पैरामैग्नेटिक क्या है। ये देख ले भाई क्या है जो पैरामैग्नेटिक है, मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। एंड इसी से सिमिलर वर्ड जो होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मोस्ट पैरामैग्नेटिक मतलब जिसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये सवाल पूछ रहा है। अब आ जाते हैं अपने पहले ऑप्शन पर, ये क्या है लिथियम। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे लिथियम की 1s2s, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1s2 2s1। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी पर, बी है बेरिलियम 1s2s, 1 इसके 2s में जाएंगे 2s में जाएंगे। इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों फील्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं बोरोन पर। बोरोन का एटॉमिक नंबर है वो है 5, तो 1s2s 2p, तो 1s2 2s2 2p1। इसके पास भी जस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाते हैं कार्बन पर, 1s 2s 2p, तो इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो 1s2 2s2 2p2, मतलब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप p ऑर्बिटल देखेंगे वो कैसी होती है, ऐसी होती है 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, मतलब ये मोस्ट पैरामैग्नेटिक है। यहाँ ये पूछ रहा था कि कौन मोस्ट पैरामैग्नेटिक है, कार्बन मोस्ट पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वेट भाई, हो सकता है IBA 2026 पूछे कि डायामैग्नेटिक कौन सा है, तो क्या कहेंगे जिसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या भाई, मतलब ये डायामैग्नेटिक है। जी जी जी, सही कहा भाई, ये जो बेरिलियम है ये है डायामैग्नेटिक, मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हो सकता है IPA 2026 में पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायामैग्नेटिक, सो डायामैग्नेटिक इज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज बेरिलियम हेयर। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है 38। विथ द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन द रिएक्शन इज। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, सारा कुछ पढ़ेंगे आज।
पहले तो हम जैसे ही ऊपर जाते हैं, आप माउंटेन समझ ले, हम माउंटेन पे जैसे ही ऊपर जाते हैं तो एनर्जी रिक्वायर होती है, तो ये एंडोथर्मिक है। जब हम माउंटेन से नीचे आते हैं, क्लाइम स्लाइडिंग डाउन, वो है एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। एंड जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो है, मतलब जब हम माउंटेन की पीक पर पहुंचे हैं, हम माउंटेन की पीक पर कैसे पहुंचे, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू। बिकॉज यहाँ पे जैसे हम, आप यहाँ देख लें, ये जो डायग्राम है मैजिक डायग्राम है, हम जैसे ही, हमारे यहाँ लिखा है क्लाइंबिंग अप इज एंडोथर्मिक, जैसे ही हम क्लाइंबिंग अप कर रहे हैं ये एंडोथर्मिक है। मतलब जो हम, जब हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, मतलब जब हम पीक पर पहुँचते हैं, अपनी चोटी पर पहुँचते हैं, ये भी तो एंडोथर्मिक है। फिर हम जैसे ही डाउनवर्ड जाएंगे, ये है एक्सोथर्मिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर तो वही पूछ रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन क्या है, ये है एंडोथर्मिक। हम ऐसे पीक पर पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे, ऐसे पीक पर पहुँचे क्लाइंबिंग अप करके। एंड क्लाइंबिंग अप क्या है, क्लाइंबिंग अप है एंडोथर्मिक, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी क्या है, एंडोथर्मिक। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देख ले भाई, ये भी लिखा है कि जो अपहिल है, क्लाइंब है, वो है एंडोथर्मिक, एंड जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो है, यहाँ पर जो पहुंचे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये भी है एंडोथर्मिक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिकम्पोज प्रेफरेबली, प्रेफरेबली मतलब क्या है भाई, मतलब इजिली, इजिली या फास्टली या क्विकली। तो ये सवाल कह रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिकम्पोज क्विकली एज कंपेयर टू इवापोरेशन देन डिकम्पोजिशन हैज़, कुछ नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि डिकम्पोजिशन जल्दी हो रहा है तो इसमें एनर्जी क्या होगी। इसलिए मैं आपको पहले पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा। आप सब ने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो एंजाइम से वो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब जितना, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना ही रिएक्शन फास्टर होगा। ठीक है, फास्टर द रिएक्शन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन है वो यहाँ बता रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिकम्पोज क्विकली, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन फास्टली हो रही है, फास्टली हो रही है, मतलब डिकम्पोजिशन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तभी तो फास्टली हो रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिकम्पोज क्विकली, डिकम्पोज क्विकली मतलब डिकम्पोजिशन फास्टर हो रेट पर हो रही है, डिकम्पोजिशन फास्टर हो रही है, डिकम्पोजिशन फास्टर हो रही है। देन डिकम्पोजिशन हैज़, अगर डिकम्पोजिशन फास्टर हो रही है, क्विकर हो रही है, मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो डिकम्पोजिशन हैज़ लेस एनर्जी, एज अ राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बेंजीन। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मैजिक टेबल दिखाऊंगा। क्या है ये मैजिक टेबल, ये है ये मैजिक टेबल। मैजिक टेबल कहती है जो बेंजीन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, 1.5 मतलब फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, 6 इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूशन साइट्स है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक है मतलब वेरी स्टेबल है, उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो है 1.20, एंड जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H6। तो यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बेंजीन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ भाई ये तो लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5, हाँ भाई ये भी लिखा हुआ है, 6 साइट्स फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन, अरे हाँ भाई ये भी लिखा हुआ है। तो बच्चा क्या, सी, सो सी हमारा राइट आंसर होगा। मतलब बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता, तो भाई एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता तो क्या देता है, ये देता है, ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये देता है एडिशन रिएक्शंस। एंड क्या नहीं देता,
एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता। क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। हो सकता है आईपीए 2026 में पूछ रहे कि बेंजीन कौन से रिएक्शन देता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है, बट एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता। तो हमारा राइट आंसर हो गया सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है 41। क्या कहता है 41 क्वेश्चन? कंसीडर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3। हमें इस रिएक्शन को कंसीडर करना है। एंड क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ 56 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विथ 12 ग्राम ऑफ H2 एंड प्रोड्यूस 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, देन व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड एंड व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड? हमें ये फाइंड करनी है। अब हम आ जाते हैं अपने मैजिक पर। इस मैजिक के थ्रू हम ये भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखें भाई, ये पूछ रहा है थ्योरेटिकल यील्ड क्या है एंड परसेंटेज यील्ड क्या है। पर भाई आपको पता तो होना चाहिए कि यील्ड यील्ड है क्या? कुछ भी नहीं है भाई। ये यील्ड है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एंड जो ये रिएक्शन गिवन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसमें जो जिसकी यील्ड फाइंड करनी है वो क्या है? अमोनिया। इसकी हमें यील्ड फाइंड करनी है बिकॉज अमोनिया इज अ प्रोडक्ट एंड यील्ड भी क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अब हम आ जाते हैं अपने मैजिकल फॉर्मूलाज पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तीन मैजिकल फार्मूला है भाई, तीन मैजिकल फार्मूला। पहला तो है मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। यह है मैजिकल फार्मूला नंबर 1 एंड आप लोगों को पता होगा ये ऑलरेडी। एंड जो सेकंड मैजिकल फार्मूला है वो है परसेंटेज यील्ड का। वो क्या है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों सबको पता होंगे, बट ये जो मैजिकल फार्मूला है वो न्यू है सबके लिए, आई होप। ये क्या है मैजिकल फार्मूला? थ्योरेटिकल यील्ड का विच इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये है थ्योरेटिकल यील्ड का मैजिकल फार्मूला, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। अब हम पहले इस मैजिकल फार्मूला के थ्रू थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है भाई। अब देखें भाई, क्वेश्चन में गिवन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। वो लिख दे भाई, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अब देखें मोल्स फाइंड करेंगे हम। मोल्स का फॉर्मूला क्या है भाई? हमने यहाँ पढ़ा है गिवन मास बाय मोलर मास। लिख दो भाई, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पहले हम फाइंड करेंगे N2 के मोल्स। कितने गिवन है? गिवन मास 56 ग्राम ऑफ N2, ये है गिवन मास। एंड N2 का मोलर मास क्या है? 28 लिख डालो। तो ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम, मतलब 2 मोल्स ऑफ N2। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे मोल्स H2 के। मोल्स का फॉर्मूला वही है भाई, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है H2 का? 12 है, तो लिख डालो 12। एंड H2 का मोलर मास कितना है? 2। ओके, लिख डालो 2। सो 2 1 2, 2 6 12, मतलब 6 मोल्स ऑफ N2 प्रोड्यूस हुए, 6 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस हुए। ठीक है भाई, अब देख ले भाई, ये दोनों इक्वेशन में पुट करें। ये है 2 मोल्स ऑफ N2, तो ये लिख दे 2 मोल्स ऑफ N2 प्लस यहाँ कितने हैं? 6 मोल्स ऑफ H2, तो यहाँ लिख डालो 6 मोल्स ऑफ H2 एंड गिव्स कितने अमोनिया प्रोड्यूस होंगे, कैसे पता चलेगा? ये देखे भाई, ये था N2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2N2 हो गया। ठीक है, ये है 3H2, इसको भी जब मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हो गया 6X2। ये है 2NH3, इसको भी जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 4NH3, मतलब हमें 4NH3 प्रोड्यूस हुए। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा? थ्योरेटिकल यील्ड का। क्या कहता है ये? मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए अमोनिया के?
4 एंड मोलर मास क्या है अमोनिया का? अमोनिया का मोलर मास है 17। 14 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का, टोटल 17 हो गया। 17 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया भाई? बताओ भाई कितना हो गया? सही कहा भाई, 68 ग्राम हो गया। 68 ग्राम क्या मिल गया हमें? थ्योरेटिकल यील्ड मिल गई 68 ग्राम, मतलब 68 ग्राम है थ्योरेटिकल यील्ड। टी वाई मतलब थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब ए इज़ अ राइट आंसर। बट वेट भाई, वेट हम परसेंटेज यील्ड भी फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो लिख डालो भाई, ये लिख डालो, परसेंटेज यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी, एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में गिवन है अमोनिया की 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो लिख डालो एक्चुअल यील्ड। एंड बाई थ्योरेटिकल यील्ड तो आपने फाइंड की थी ना 68, तो लिख डालो 68 एंड मल्टीप्लाई करो 100 से। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 75%। 75% है वो क्या है? परसेंटेज यील्ड। ये मिल गई भाई परसेंटेज यील्ड। पी वाई मतलब परसेंटेज यील्ड कितनी है? 75%। सो 41 का राइट आंसर क्या हो गया? ए राइट आंसर हो गया। कैसे पता चला? इन 3 मैजिकल फार्मूलाज के थ्रू। अगर आप लोगों ने भाई ये 3 मैजिकल फार्मूलाज कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो क्या है? व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद कॉपर इलेक्ट्रोड यूजिंग ए साल्ट ब्लेज एंड एक्सटर्नल वायर, तो क्या होगा भाई इनमें से? अब आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन कहता है कि जो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो रिडक्शन है वो कैथोड पर होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, ऑलवेज। ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो जो कॉपर की वो है प्लस 0.34 एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन की वो है 0 वोल्ट एंड कॉपर की 0.34 वोल्ट। अब देख सकते हैं भाई, जो कॉपर है उसके पास मोर रिडक्शन पोटेंशियल है, मोर रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इसके पास मोर रिडक्शन पोटेंशियल है तो क्या होगा? यहाँ पे रिडक्शन होगी। ये देखे भाई, आर 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 आर, जिसके पास रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वहाँ रिडक्शन होगी। रिडक्शन कहाँ होती है? रिडक्शन होती है कैथोड पर, मतलब कॉपर कैथोड में जाएगा। ठीक है। एंड कैथोड में क्या होगी? रिडक्शन होगी। कैसे रिडक्शन होगी? Cu+2 गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cu बन जाएगा। ये क्या हुई? रिडक्शन हुई। कॉपर की रिडक्शन हुई तो हाइड्रोजन की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, मतलब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है भाई। कॉपर की ये सी तो पहले ही गलत हो गया बिकॉज हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी। ये भी गलत हो गया बिकॉज हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी। एंड बाई ए एंड बी में से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो Cu+2 है उसकी रिडक्शन हो रही है एंड Cu बन रहा है, तो Cu+2 रिड्यूस हो रहा है, तो बी इज़ अ राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द आयनिक कंपाउंड अमोंग द फॉलोइंग विद द हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। इसके लिए भी भाई मैजिक है, मैजिक है भाई, मैजिक है। केमिस्ट्री पूरा मैजिक है भाई। मैजिक वर्ड है जो है लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जितनी साइज कम होगी उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है। और आप लोगों को पता है, मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रुप है उसमें टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है। ये है ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगी, मतलब जो सीजियम है उसकी हाईएस्ट साइज है, लिथियम की लोएस्ट साइज है। एंड भाई हमें पता है कि जो लेटेस्ट एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, मतलब यहाँ लोएस्ट साइज है मतलब हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी, यहाँ पर हाईएस्ट साइज है मतलब लोएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है भाई।
सवाल में पूछ रहा है हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी किसकी है। हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी उसकी होगी जिसकी साइज कम होगी, एंड साइज कम किसकी है, लिथियम की साइज कम है, तो इसमें हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए, राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव टू बॉन्ड पेयर एंड शो लिनियर ज्योमेट्री एक्सेप्ट, मतलब इनमें से, मतलब इन चारों में से किसका शेप लिनियर नहीं है, किसकी ज्योमेट्री लिनियर नहीं है, वो हमें ढूंढना है। तो कुछ नहीं करना भाई, मैजिक टेबल पर आ गए हम। मैजिक टेबल में ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो SnCl2 है, इसमें जो सेंट्रल एटम है 10, उसका बेंड शेप है, एंड जो CS2 है उसका कार्बन सेंट्रल एटम है, उसका लिनियर है। हाइड्रोजन साइनाइड में जो कार्बन है वो है सेंट्रल एटम, उसका भी ज्योमेट्री लिनियर है। CO2 में सेंट्रल एटम है कार्बन, उसका भी ज्योमेट्री लिनियर है। मतलब इन तीनों का ज्योमेट्री लिनियर है। तो बचा क्या, SnCl2, इसका क्या है ज्योमेट्री, इसका जो ज्योमेट्री है वो है बैंड शेप। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए, राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने लास्ट सवाल पर जो कि है 45। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस ये भी हम मैजिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। मैजिक, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैजिक। अब आ जाते हैं अपने मैजिक ट्रिक पर। ये क्या कहता है, मैजिक कहता है कि जो टर्मिनल अल्कीन से, मतलब जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड में आता है, हम उसको टर्मिनल अल्कीन कहते हैं। हैविंग डबल बॉन्ड एट एंड ऑफ चेन नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब टर्मिनल अल्कीन्स नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टर्मिनल अल्कीन्स कभी भी शो नहीं करते हैं। टर्मिनल अल्कीन्स क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड एंड ऑफ चेन पर हो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो है ब्यूट टू इन यहाँ एंड ब्यूट टू इन, ठीक है। ये टर्मिनल अल्कीन है, नहीं भाई ये तो इंटरनल अल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड मिड में आप देखें कार्बन 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 कार्बन, ये बन गया 2 ब्यूटीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड में नहीं है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी शो कर सकता है, ये भी साइक्लिक है, ये भी शो कर सकता है। आ जाते हैं सी पर। सी क्या है, पेंट 1 इन, 1 2 3 4 5, पेंट एंड 1 पे इन, मतलब 1 इन 1 डबल बॉन्ड। भाई ये तो टर्मिनल अल्कीन है, डबल बॉन्ड एंड ऑफ चेन पर आ रहा है, मतलब टर्मिनल अल्कीन्स, हमें यहाँ पर आ कि टर्मिनल अल्कीन्स नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एंड भाई ये भी तो टर्मिनल अल्कीन है, मतलब दिस नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी, राइट आंसर हो गया। ये आप फ्लो चार्ट में भी देख ले, जो ब्यूट टू इन है वो है इंटरनल अल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये साइक्लिक है, यह भी शो करेगा, ये भी साइक्लिक है, यह भी शो करेगा। बट जो पेंट 1 इन है वो है टर्मिनल अल्कीन, बिकॉज डबल बॉन्ड एंड पर आया है, ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको जिस भी सवाल में एंड में 1 इन लिख के आ जाए, आप वो लिख के ले लें कि कभी भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज 1 इन वाले सारे क्या है, ये है टर्मिनल अल्कीन्स। 1 इन वाले सारे क्या है, टर्मिनल अल्कीन। जहाँ भी 1 इन लिखा हो ये है टर्मिनल अल्कीन्स, एंड हमने यहाँ पर पढ़ा है कि टर्मिनल अल्कीन्स नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब सी इज़ अ राइट आंसर। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने ये सारा मैजिक के थ्रू सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को ये मैजिक ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। एंड स्टिल कोई भी ऐसा बंदा है जिसको ये समझ नहीं आया है लेक्चर, या कोई भी सवाल हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, आप वो कमेंट में लिख दें। मैं कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगा। क्या करूँगा, आंसर करूँगा। आंसर कैसे करूँगा, मैजिक के थ्रू आंसर करूँगा। तो कोई भी सवाल हो, स्टिल आपको समझ नहीं आया, कोई भी डाउट हो, तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसकी भी ट्रिक नहीं, मैजिक बताऊंगा, उसकी भी क्या बताऊंगा, मैजिक बताऊंगा। आई होप आप सबको ये केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, एंड पूरा मैजिक के थ्रू पढ़ा, एंड आप लोगों ने पूरा फील किया होगा।
स्टिल कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको डाउट हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच टू ऑल जिन्होंने ये लेक्चर कंप्लीट देखा है। आई होप आप ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर स्टिल किसी को कोई भी किसी भी किस्म का डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे। चलो भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ मिलेंगे न्यू वीडियो में। एंड न्यू वीडियो में भी हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री को फील करेंगे। कैसे फील करेंगे? मैजिक के थ्रू फील करेंगे। चले भाई, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्या है चैनल का नेम? मैड पाथ विथ मी। मैड पाथ विथ मी। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।